गुड इवनिंग छात्रों। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित बोर्ड परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण 1 नंबर के प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया था। आज मैं अध्याय 5 जैव प्रक्रम से संबंधित 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसका अनिवार्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो कोई भी जीव अपने जीवन को चलाने के लिए क्रियाएं करता है, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है। यह सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, एंजाइम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जीवों में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अर्थात जटिल पदार्थों को, यानी हमारे शरीर में जो भोजन है, जिस भी पदार्थ को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको तोड़ने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो कोई भी जीव उत्प्रेरक का उपयोग करता है तो वह उत्प्रेरक एंजाइम कहलाता है। विषमपोषी जीव उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं? तो विषमपोषी या परपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत हमारे उत्पादक अर्थात पौधे आते हैं, और विषमपोषी जीव जंतु तथा कवक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी उत्पादक अर्थात पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा 12 अणु पानी 12H2O। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है तथा पानी भूमि के नीचे से जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में होना चाहिए, यानी पत्तियां हरी होनी चाहिए। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है जो पत्तियों में पाया जाता है, तथा सूर्य का प्रकाश, इन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो 6CO2 + 12H2O इक्वल टू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में 6 अणु कार्बन 6 अणु ऑक्सीजन तथा 6 अणु पानी बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन सी घटनाएं संपादित होती हैं? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, उसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है। दूसरी क्रिया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन।
तीसरी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह तीनों क्रियाएं मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है तथा पानी मिट्टी से, मृदा से, भूमि से प्राप्त करता है। और ऊर्जा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल होता है हरे रंग का वर्णक। तो ये 4 प्रकार के कच्चे पदार्थ भाग लेते हैं, जिसमें 2 पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं तथा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इनकी भी उपस्थिति आवश्यक होती है। हमारे शरीर में भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा को किस रूप में संचित किया जाता है? तो हमारे शरीर में भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों का नाम एवं कार्य। तो पत्ती की सतह पर जो भी छिद्र पाए जाते हैं वह रंध्र कहलाते हैं। उनका काम क्या हो सकता है? रंध्र का कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन। जो रंध्र होते हैं पत्ती के अलावा जड़ एवं तने पर भी पाए जाते हैं। रंध्र का नामांकित चित्र और परीक्षा में बनाने के लिए आता है, तो उसको हम बना सकते हैं। एक खुला रंध्र, दूसरा बंद रंध्र। रंध्र में हम लोग देखते हैं बीच में जो छिद्र होता है वह रंध्र है तथा उसके चारों तरफ 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल कहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है, रंध्र में रक्षक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक रंध्र के दोनों ओर 2 रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षक कोशिकाओं की भीतरी भित्ति मोटी एवं बाहरी भित्ति पतली होती है। विषमपोषी जीव या विषम पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों या स्वपोषी पर निर्भर हैं, तो वे जीव विषम पोषी कहलाते हैं तथा इस प्रकार का पोषण विषम पोषण कहलाता है। वे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। पौधों में रंध्र कब बंद होते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। अगर CO2 जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो उसके लिए CO2 का आवश्यक है, तो गैसों के विनिमय के लिए रंध्र खुले रहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होती, रात्रि के समय, सामान्यतः रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तो रंध्र बंद रहते हैं। पौधों में रंध्र खुलने में रक्षक कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं? रक्षक कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह रक्षक कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। पौधों में रंध्र कैसे बंद होता है? जब रक्षक या द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर है, पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं।
कुछ विषमपोषी जीवों के नाम आ सकता है परीक्षा में। तो विषमपोषी जीव हैं फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम। ऐसे जीवों के नाम बताइए जो पौधों एवं जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ये जंतु है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। किलनी हो गया, यह भी परजीवी जंतु है। जूं, लीच और फीताक्रेम, ये दूसरे जंतुओं के साथ साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक कोशिकीय जीव में भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है? एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण शरीर से विसरण क्रिया द्वारा लिया जा सकता है। अमीबा किस रचना या अंग के द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जीव है तथा उसका अनिश्चित आकार होता है, अगर उसको भोजन ग्रहण करना हुआ तो उसके शरीर का कोई भी भाग अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यानी उसके किसी भी भाग में अस्थायी प्रवर्ध यानी अस्थायी गड्ढे का निर्माण हो जाएगा, वहाँ से वह अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में कूटपाद का क्या कार्य है? अमीबा में कूटपाद चलन एवं भोजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। उस एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए जिसका आकार निश्चित होता है, वह पैरामीशियम है। तथा वह एक कोशिकीय जीव जिसका आकार अनिश्चित है, वह अमीबा है। लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? लार ग्रंथ से निकलने वाला रस लार या लाला रस कहलाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की आमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य की आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो वह एंजाइम एमाइलेज एंजाइम है जो लार ग्रंथ से स्रावित होता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम के नाम क्या हो सकते हैं? आमाशय की जठर ग्रंथ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। मनुष्य के आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले श्लेष्मा का कार्य क्या होगा? श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अगला प्रश्न हो सकता है, अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो जो हमारी आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत है। घास खाने वाले शाकाहारी या सेलुलोज पचाने वाले की क्षुद्रांत कैसी होती है? तो घास खाने वाले जीव जैसे गाय हो गया, बकरी है, भैंस है, इनकी क्षुद्रांत लंबी होती है। मांसाहारी जानवरों जैसे बाघ की क्षुद्रांत कैसी होती है? तो इनकी क्षुद्रांत छोटी होती है क्योंकि मांस का पाचन शाकाहारी खाद्य पदार्थों की अपेक्षा सरल होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में होता है? वह छोटी आंत में ही होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में भोजन अम्लीय रहता है? तो मनुष्य के आहार नाल का महत्वपूर्ण भाग आमाशय, वहाँ भोजन अम्लीय रहता है। क्यों? क्योंकि आमाशय की जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जिसके कारण भोजन का माध्यम अम्लीय रहता है। मनुष्य के यकृत से स्रावित होने वाले रस का नाम पित्त रस।
पित्तरस मनुष्य के यकृत से स्रावित होता है। आमाशय से आने वाले भोजन जिसका माध्यम अम्लीय होता है को क्षारीय कैसे बनाया जाता है? आग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया द्वारा, यानी जो हमारा आग्नाशय है पैंक्रियाज, वहाँ से जो एंजाइम स्रावित होते हैं तो उस अम्लीय भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में इमल्सीकृत वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। मनुष्य में पचित भोजन क्षुद्रांत में किस संरचना द्वारा अवशोषित किया जाता है? उस संरचना का नाम है दीर्घरोम। मनुष्य की छोटी आंत में दीर्घरोम का कार्य क्या है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बनाना, यानी अवशोषण के लिए ज्यादा क्षेत्रफल तैयार करना। जीवों की O2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्षिक श्वसन या अवायवीय श्वसन कहलाता है, तथा वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह श्वसन वायवीय या आक्षिक श्वसन कहलाता है। मनुष्य की पेशियों में क्रैम्प का कारण क्या हो सकता है? कभी कभी मनुष्य की पेशियों में क्रैम्प आ जाता है जिसके कारण से असहनीय दर्द होता है। उसका कारण होता है पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण क्रैम्प का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है? पेशियों में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तथा पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो पायरुवेट होता है अगर वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो उसके कारण क्रैम्प का निर्माण होता है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का कार्य पेशियों को सिकुड़ना, तंत्रिका आवेग का संचरण तथा प्रोटीन संश्लेषण, यह एटीपी के महत्वपूर्ण कार्य हैं। चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे क्या प्रदर्शित होता है? अगर चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन की डाली जाएं और अगर विलयन का रंग नीला काला हो जाए तो इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में स्टार्च उपस्थित है। श्वसन क्रिया में स्थली जंतु ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? स्थली जंतु श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन वायुमंडल से, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जलीय जंतु कहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? जलीय जंतु जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में पाई जाती है, घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो मानव में विलेय श्वसन वर्णक का नाम, मानव में जो हमारा श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी के कारण होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां न पहुंचे इस कार्य के लिए कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं? श्वास नली में महीन बाल, जो हमारा श्वसन का अंग है, नाक, नासिका पथ जिसके माध्यम से श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, उनमें महीन बाल पाए जाते हैं एवं श्लेष्मा की परत जिसके कारण से अन्य अशुद्धियां अंदर फेफड़े तक न पहुंचने पाए। मनुष्य के श्वसन तंत्र में गुब्बारे जैसी रचना कुपिका पाई जाती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में पाए जाने वाली कुपिका का कार्य क्या हो सकता है? कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन को ऊतक तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? श्वसन की क्रिया के लिए जो भी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसको ऊतक तक पहुंचाने का काम श्वसन वर्णक अर्थात हीमोग्लोबिन करता है। तो आज के लिए एक अंक से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स आज के लिए पर्याप्त है। जो भी और भी प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, कल आप लोगों को शेयर किया जाएगा। सभी छात्रों को शुभ रात्रि।